बच्चों बच्चों सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड में अपन मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे थे। मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक अधिकारों के जो प्रकार हैं वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक जितने भी 6 मौलिक अधिकार हैं उनकी प्रकृति, उनकी पूरी भूमिका, उनके बारे में प्रावधान और उनके ऊपर जो युक्ति युक्त प्रतिबंध है इसके बारे में अपन ने विस्तार से बात की और किस प्रकार कुछ जो मौलिक अधिकार हैं जिनका किस प्रकार से व्यापक विस्तार हुआ, जैसे अनुच्छेद 21 का विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं के तहत जो अन्य मौलिक अधिकार हैं, चाहे स्वतंत्रता का हो, सामान्यता का हो या फिर पंथ निरपेक्षता को ध्यान में रखकर जो अनुच्छेद 25 से 30 तक मौलिक अधिकार रखे गए, वो किस प्रकार उनका विस्तार हुआ ये अपन ने देखा। और ये स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का एक जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने केशवानंद भारती वाले प्रकरण में कहा कि अपने निर्णय में कहा कि मौलिक अधिकार संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है और जिसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि इसके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है राज्य और इसको कुछ मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए आपात स्थिति में या अन्य परिस्थितियों में स्थगित भी किया जा सकता है। हालांकि उसका अपवाद भी दिया उन्होंने कि अनुच्छेद 21 का जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। तो ऐसी विभिन्न व्याख्याओं के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने और उच्च न्यायालयों ने मौलिक अधिकारों का एक प्रकार से बहुत विस्तार से इसको व्याख्या भी की है और यह भी स्पष्ट हुआ कि मौलिक अधिकार जो है वो एक मौलिक सिद्धांत है भारतीय संविधान का, है ना। इसलिए हम देखते हैं कि इसका उल्लेख अपनी प्रस्तावना में भी है। और मौलिक अधिकार ध्यान देना चाहिए कि ये राज्य द्वारा संविधान द्वारा राज्य द्वारा व्यक्तियों को दिए गए हैं और संविधान के द्वारा संरक्षित है। अनुच्छेद 32 इसलिए इसी संरक्षण का एक बड़ा अनुच्छेद है जो स्वयं अपने आप में मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मौलिक अधिकार इसलिए व्यक्तियों को दिया गया है और संविधान संरक्षित है। अब मौलिक अधिकार जो कोई भी अधिकार, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न फैसलों में कहा है कि कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता, यानी कि अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, उसके ऊपर कुछ न कुछ प्रतिबंध होते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार जो है वो क्लेम है नागरिकों का, व्यक्तियों का राज्य के ऊपर। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अधिकार वही सार्थक होता है, अधिकार उसी के लिए सार्थक होता है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अब क्योंकि इन अधिकारों का कई स्तरों पर कई बार दुरुपयोग हो रहा था और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर विशेष रूप से जो पूर्व सोवियत संघ है उसके संविधान में से प्रेरित होकर 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य का एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया और ये एक नई चीज थी। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, लेकिन 76 में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो आज हम मौलिक कर्तव्य भी अपन एक बार चर्चा कर ले इसकी। यद्यपि अब बड़ा अंतर क्या है, देखिए कि मौलिक अधिकार जो है वो एनफोर्सिएबल है, यानी कि बाध्यकारी है, यानी कि अनुल्लंघनीय है, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है, कानूनी रूप से राज्य को व्यक्ति को देय है और संविधान संरक्षित है। मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्णित वो प्रावधान है जो कि अनुच्छेद 51 अ के अंतर्गत जिसका उल्लेख 1976 में 42 संशोधन के द्वारा किया गया, जो अनिवार्य बाध्यकारी नहीं है, लेकिन नागरिकों से अपेक्षा की जाए, नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो इस तरह के कर्तव्य करें जिससे एक सबके लिए एक संपूर्ण कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो और सबके लिए अधिकारों की भी स्थापना हो, एक नागरिक कर्तव्य उसका उल्लेख किया गया। अब इसमें मूलतः 10 जो है वो मौलिक कर्तव्य थे शुरू में, लेकिन बाद में
जो 2002 में 86वां संशोधन हुआ, जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, उसके बाद एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया। तो अभी फिलहाल क्या 11 कर्तव्य है। जैसे पहला इसमें क्या है, भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, है ना। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो हमारे आदर्श थे उनको भी उचित सम्मान। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। ये हमारा कर्तव्य है कि हम भारत की एकता और अखंडता, संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखें, सबसे अपेक्षा है। चौथा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, है ना, यानी कि राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना, ये कर्तव्य है। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व व बंधुत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखिए ये कर्तव्य है ना। हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये भेदभाव और अनेक चीजें हो रही है देश में, तो उसी के मद्देनजर नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि इस प्रकार के भेदभाव, जैसे धार्मिक हो, भाषाई हो, प्रादेशिक हो, क्षेत्रीय हो, उन सभी से ऊपर उठने का प्रयास करें, है ना। और तभी सही मायनों में एक समतामूलक समाजवादी समाज की स्थापना, समाजवादी राज्य की स्थापना हो सकती है। तो इसलिए ये कर्तव्य, ये भी अपेक्षा की गई है। छठा, हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करें। समन्वित संस्कृति का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिट कल्चर। कॉम्पोजिट कल्चर मतलब समन्वित संस्कृति यानी कि मिली जुली संस्कृति। भारत विविध संस्कृतियों का, विभिन्न धार्मिक समुदायों का, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का देश है। तो किसी एक संस्कृति, एक धार्मिक समुदाय को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। हमारा धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान वो इस तरह की व्यवस्था नहीं करता है। तो जो समन्वित संस्कृति है, सबसे मिली-जुली संस्कृति जो है, सबका समन्वित स्वरूप है, उसको, वो एक गौरवशाली परंपरा है, उसका महत्व समझे और उसका संरक्षण करें, एकाध की नहीं। इसलिए हम जानते हैं कि यही जो समन्वित संस्कृति है भारत की एकता को अक्षुण्ण रखती है। विविधताओं का देश है, इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं, इतनी संस्कृति है, परिधान अलग, खान पान अलग, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से, लेकिन इसी समन्वित संस्कृति से भारत अक्षुण्ण रहा है। तो इसका संरक्षण करना चाहिए प्रत्येक नागरिक को। फिर सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो असल में कानून के रूप में भी स्थापित किए जा चुके हैं, है ना। जैसे पर्यावरण की रक्षा के अनेक कानून हैं, है ना, वन्य जीवों की रक्षा के कानून हैं, लेकिन नागरिकों से अपेक्षा है कि वो पर्यावरण की भी रक्षा करे और वन्य जीवों की रक्षा करे और प्राणी मात्र के प्रति दया रखे, क्योंकि अल्टीमेटली कुल मिलाकर पर्यावरण का संबंध हम जानते हैं हमारे खुद के मानव के जीवन से भी है और अंततः भारत की प्रगति से भी है। वैश्विक प्रगति से भारत की प्रगति से संबंध है, इसलिए ये कर्तव्य भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि हम जो है रूढ़िवादी से, इस कर्तव्य का सीधा संबंध ये है कि हम रूढ़िवादिता से ऊपर उठे, ऑर्थोडॉक्सी से ऊपर उठे, अपने अंदर वैज्ञानिक भाव का विकास करें, तर्कवाद का विकास करें कुल मिलाकर, और हम उन चीजों के ऊपर विश्वास न करें जो कुल मिलाकर एक अंधविश्वासों और इस तरह की चीजों पर आधारित है ना, क्योंकि दुनिया वैज्ञानिक विकास की है, तो उसको इसमें समाहित किया गया है। फिर नवा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस प्रकार से आजकल आए दिन प्रदर्शनों में, धरना प्रदर्शनों में, विरोध प्रदर्शनों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस प्रकार वो अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? वो हमारा है, हमारे देश का नुकसान है। हमारे ही टैक्स के पैसे से, हमारे ही मेहनत के पैसे से ये देश बनता है। अगर हम उसका नुकसान करते हैं, अगर हिंसा में उसका नुकसान होता है, तो हमारा नुकसान है और उस नुकसान की भरपाई भी हमको करनी पड़ेगी। तो ऐसा कार्य ही क्यों करें हम जिससे कि हमारे खुद की संपत्ति, हमारी सार्वजनिक संपत्ति, हमारी सरकारी संपत्ति का नुकसान हो? ये नहीं करना चाहिए। इसलिए सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, यह भी सबसे अपेक्षित है नागरिकों से।
10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। यानी कि अपने क्षेत्र में जहां भी हम कार्यरत हैं, वहां पर हम सर्वोच्चता को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करें, और इससे राष्ट्र भी विकसित होगा और राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र भी नई ऊंचाइयां छुएगा, है ना। ये मूल 10 कर्तव्य थे जो मूल रूप से शामिल किए गए 1976 में। मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 76 में 42वें संशोधन द्वारा ये शामिल किया गया। अब 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा एक अनुच्छेद और जोड़ दिया गया, एक एक प्रावधान और जोड़ दिया गया अनुच्छेद 51 का में। इसके अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से अभिभावकों के लिए ये कर्तव्य है, ध्यान रहे अभिभावकों के लिए, है ना, ये कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, है ना। यानी कि जो राइट टू एजुकेशन कंपलसरी है, फ्री एजुकेशन हो गया, उसके बाद ये अभिभावकों से अपील है, ये तो व्यवस्था करेगी इसकी, लेकिन अभिभावकों से भी अपेक्षा है कि अपने बालकों को ये अपने स्कूल भेजे, उनको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को रोजगार में न लगाए, उनको शिक्षा दें। ये 11 कर्तव्य हैं, और कई देशों में इस प्रकार के कर्तव्यों का उल्लेख है। जापान, इटली, चीन और कई देशों में इन कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, और भारत में तो कुल मिलाकर सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। लेकिन इन कर्तव्यों का जो है वो एक बहुत महत्व है, क्योंकि यदि नागरिक अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा तो नागरिक अपने अधिकारों का महत्व समझेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने कह भी दिया कि यदि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, फिर अधिकार क्लेम करते हैं, तो फिर उस स्थिति में न्यायालय को सोचना पड़ेगा कि आपके लिए वो अधिकार है भी या नहीं, क्योंकि आपको कर्तव्य की पालना करनी पड़ेगी। आप एक तरफ तो हिंसा करें, आप सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करें और कहें कि नहीं ये मेरा अधिकार है कि मैं, आप बस का नुकसान करें और कहें कि नहीं मेरे को बस में जो है वो रियायती दर पर टिकट चाहिए, तो ये कैसे संभव होगा। तो अधिकार कर्तव्य जो है वो कुल मिलाकर एक दूसरे से रिलेटेड है। यद्यपि ये एनफोर्सेबल नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये कर्तव्य है, और अधिकारों की व्याख्या के समय व्यक्ति ये कर्तव्यों की पालना का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, ऐसा कई बार न्यायालय कह चुकी है। तो मौलिक कर्तव्य है, इसलिए संविधान में एक इम्पोर्टेंट प्रावधान है। और इसके बाद अपन जो है ना आगे चलेंगे इसके ऊपर, जो राज्य का नीति तत्व है इसका पाठ अपन अगले व्याख्यान में